नमस्कार। एक आतंकवादी घटना, 2 मौतें और एक किडनैपिंग। जी हाँ, 1 जनवरी 1993 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में एक गांव है गणेशपुर ग्रंट। वहाँ पे एक शुगर फैक्ट्री है, जिसको आप खांडसारी यूनिट भी बोल सकते हैं। वहाँ पे एक आतंकवादी घटना होती है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो जाती है और जो फैक्ट्री का मालिक है, उनके बेटे का अपहरण हो जाता है। जी हाँ, और वो बेटा मैं हूँ। मेरा नाम ज्योति गुप्ता है और ये घटना मेरे साथ आज से 30 साल पहले हुई थी। इस घटना के बारे में बताने का एक रीज़न ये है कि एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न, और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे कैसे क्या हुआ। मैं 21 दिन उनके साथ में था, और तो 21 दिन की जर्नी मैं संक्षिप्त में बताऊंगा, और फिर मैं बताऊंगा कि जिस वक्त घटना हुई उस वक्त ग्रहों की दशा क्या थी, और मेरा अपना बर्थ चार्ट क्या बोल रहा था, क्या दशाएं मेरी चल रही थी, और ग्रहों की दशा उस वक्त की क्या थी जो ये घटना हो सकी। तो जो भी एस्ट्रोलॉजी के लवर्स हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं या उसको फॉलो करते हैं, उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी हो जाएगी कि आखिर जिस वक्त ये घटना हुई तो उस वक्त मेरी ग्रह दशाएं क्या थीं और उस वक्त ट्रांजिट में ग्रहों की पोजीशन क्या थी। सो जिन लोगों को भी मेरी स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं है, वो आगे जंप कर सकते हैं और सीधे एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन को स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो सुनना चाहते हैं, अगर लोगों को इंटरेस्टिंग लगती है तो प्लीज़ सुनिए। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी होती है 1 जनवरी 1993, जैसे मैंने बताया, रात का 8 बजा था, और हमारे शहर से 22 किलोमीटर दूर पे ये गणेशपुर गांव है, जहाँ पे ये खांडसारी यूनिट लगी थी। इसको शुगर फैक्ट्री बोलते हैं, लेकिन चूंकि ओपन पैन फैक्ट्री होती है तो वो मतलब उनको खांडसारी यूनिट बोलते हैं। वहाँ बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं, और क्योंकि हमारा जो बेल्ट है वहाँ पे शुगर केन बहुत होता है, तो ऐसी फैक्ट्री बहुत सारी है वहाँ पे। हमारी भी अपनी फैक्ट्री थी। हम 2 भाई हैं, पापा हैं, और पापा भी नहीं हैं, बट उस वक्त थे पापा हमारे। पापा देखते थे और हम 2 भाई बिजनेस देखते थे। आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम, और बस मैंने कॉलेज किया था, और चूँकि ये फैक्ट्री थी तो मैं उसका काम देखने लगा था। कड़ाके की ठंड थी 1 जनवरी को, और वहाँ पे रात को हम लोग बारी बारी से रुकते थे। कभी भाई रुक जाता था, कभी मैं रुक जाता था। पापा भी कभी कभार रुकते थे, लेकिन हम भाई और बड़ा भाई मेरा, हम रुकते थे। उस वक्त इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि 4-5 दिन से मैं लगातार वहाँ पे था, और भाई को आना था, भाई का टर्न था, और मैं शहर चला जाने वाला था। बट कुछ ऐसा हुआ कि फॉर सम रीज़न जब भाई आया उस दिन रात को, तो मैंने उसको बोला कि नहीं, मैं अभी और कुछ दिन रुकता हूँ, तुम चले जाओ। माई सिस्टर वॉज प्रेगनेंट दैट टाइम, एंड शी वॉज सपोज टू डिलीवर, शी वॉज इन लखनऊ। तो मैंने भाई को बोला कि तुम मम्मी पापा को लेकर के लखनऊ चले जाओ, और मैं कुछ दिन फैक्ट्री पे ही रहूँगा। शाम को 7 साढ़े 7 बजे की बात है। भाई वहाँ से कार लेकर निकल गया, और मैं सोच रहा था कि भाई को निकलने में देर होगी, क्योंकि कोहरा बहुत पड़ रहा था। इतना कोहरा था कि 10 फीट के आगे कुछ दिखता नहीं था। तो ड्राइव करके जाना रात के वक्त, इट वॉज लिटिल रिस्की। तो आई वॉज लिटिल कंसर्न अबाउट हिम कि भाई उसको निकलने में देर हो गई। एनीवेज, मैं अपना फैक्ट्री में जो एक ऑफिस होता है जहाँ पे हमारा खाना वाना सब बनता है, जब मैं रहने एग्जाम होता है, हम वहाँ पे थे। 8 बजे के करीब अचानक एक फैक्ट्री में ब्रेक डाउन होता है, और जब ब्रेक डाउन होता है तो मैं बाहर निकलता हूँ जस्ट टू चेक कि ब्रेक डाउन क्यों हुआ। तो क्योंकि फैक्ट्री 24 आवर्स रन करती रहती है, तो रात में भी वर्कर्स काम करते हैं, दिन में भी काम करते रहते हैं। और जब मैं बाहर निकला तो एक इंजन में ब्रेक डाउन हुआ था, तो मैं इंजन को देखने लगा, और इंजन को देखते देखते अचानक जो है वो मेरे पीछे पे, मेरे पुट्ठे पे किसी का हाथ आता है बहुत तेजी से, और मैं एक बुरी तरह मैं रिएक्ट करता हूँ गुस्से से, क्योंकि मेरी फैक्ट्री है, मैं बॉस हूँ वहाँ पे। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूँ समझने के लिए, वो एस्ट्रोलॉजिकल भी मैं उसको बताऊँगा, मेरी पर्सनैलिटी के बारे में। सी, हम लोग जो है ना, हम जहाँ पे हमारी फैक्ट्री लगी है, हम वहाँ के ज़मींदार बोले जाते हैं। हम लोग, हमारे बाबा वगैरह जो है वहाँ पे ज़मींदार थे। सो हम लोग काफ़ी नामी उस गांव के और शहर की हस्तियाँ थे। पापा हमारे बहुत गुस्से वाले थे, हमारे बाबा अभी दबंग टाइप के थे। सो हमारे ब्लड में था, गुस्सा जो था हमारे ब्लड में था। हमको कोई पसंद नहीं आती थी, थोड़ी बात में गुस्सा कर देते थे। फैक्ट्री पे वर्कर काम नहीं कर रहा था, उस पर हाथ उठा देते थे। सो ये सब चीज़ें जो थी, चूँकि हम वो देखते चले आ रहे थे, तो हमारे अंदर भी वो थी, एंगर बहुत ज़्यादा था।
और जब फैक्ट्री के ऊपर कोई भी और दूसरी चीज़ क्या है कि मेरे अंदर हीरोगिरी बहुत थी। मतलब मैं अपने आप को बचपन से वो हीरो समझता था और हीरो की तरह ही बिहेव करता था और हीरो की तरह रहता था। तो जब मेरी फैक्ट्री के ऊपर कोई मैं खड़ा हूँ बीइंग ए बॉस, अगर किसी ने मेरे पुट्ठे पे हाथ रख दिया, सो वो मेरा रिएक्शन बहुत ही नेचुरल था और मैंने गुस्से से जो है पलट के ऐसे देखा किसकी हिम्मत हुई मेरे कंधे पे हाथ रख दिया। तो जैसे ही मैंने गुस्से से पलट के पीछे की तरफ देखा कि किसने हाथ रखा, तो आई सॉ हिम द टू पीपल, खालिस्तानी आतंकवादी थे बेसिकली वो लोग, और सरदार। तो जब मैंने झटका दिया तो जिसने मुझे पकड़ा था उसने ऐसे करके जो है अपनी शॉल पहने हुए थे, वो लोग शॉल से कवर थे, तो शॉल उसने ऐसे खोली और उसमें से उसका AK-47 गन ऐसे निकाली, और वो लंबा चौड़ा 6 फीट का सरदार था और उसने एक हुंकार भरी, तेनू करके कुछ बोला उसने। एंड जब मैंने उसको देखा तो दैट वाज द टाइम एक दिल के अंदर एक डर सा पहली बार मुझे महसूस हुआ, क्योंकि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन। और इत्तेफाक की बात थी, डर का एक रीज़न ये भी था कि उस वक्त मैं जो ब्रेकडाउन हुआ था उसकी तरफ देख रहा था और फैक्ट्री पे जितने भी लोग काम कर रहे थे सबकी नज़र वहीं पे थी। सो एक हुंकार जो मैंने भरी थी वो इसलिए भी थी कि लोगों का ध्यान इस तरफ आ जाए कि देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। दैट वाज टाइम जब मैंने हुंकार भरने के बाद मैंने अपनी पूरी ताकत लगा करके उस आदमी से अपने को छुड़ाया। जैसे ही मैंने छुड़ाया तो वैसे ही एक दूसरा आ गया और उसने मुझको पकड़ लिया, और जब उसने मुझे पकड़ा तो फिर मैंने अपने आप को पूरी ताकत लगा के उससे छुड़ाया और भागा एक तरफ। भागते वक्त बदहवासी में कुछ समझ नहीं आ रहा था, वहाँ पे एक तरफ पानी पड़ा हुआ था, मैं वहाँ पे स्लिप करके गिर गया और मैंने सिर्फ इतना सुना कि गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज़ें चालू हो गई थी। क्योंकि बाद में मुझे मालूम चला जब मैंने ऐसा किया तो फिर जब मेरी आवाज़ निकली तो सब लोग ने पलट के देखा कि हुआ क्या वहाँ पे। तब तक मैं उससे छुड़ा करके भाग चुका था, भागते भागते मैं स्लिप करके गिर गया था। और तो सब वर्कर्स लोग एकदम से जब उन दोनों की तरफ बढ़े तो उन लोगों के साथ में कुछ लोग और भी थे जो फैक्ट्री के बाउंड्री के बाहर थे, वहाँ से उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी, अंदर फायरिंग शुरू हो गई थी, तो सारे वर्कर्स भाग गए। उसी में एक वर्कर को, जो मेरा मैनेजमेंट का स्टाफ था, वो उनकी तरफ उसने अटैक किया है आतंकवादी उतरा, उन्होंने उसके ऊपर रख के गोली मार दी और मैं आवाज़ें सुन रहा था लेकिन मैं स्लिप करके गिर गया, तो उन्होंने आकर मुझे पकड़ लिया। तब तक मेरी जो एनर्जी थी सारी एग्जॉस्ट हो चुकी थी क्योंकि पूरी ताकत लगा के मैंने उनसे छुड़ाया था और गिरा था, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और पकड़ के मुझे घसीटते हुए ले गए। वाइल आई वॉज लिविंग फ्रॉम द प्लेस आई कुड सी दैट ब्लड स्टेन्स, तो मुझे ये लग गया कि कोई मरा है, कोई इंजर्ड हुआ है, क्योंकि मैं खून की धार देख रहा था। उसके बाद मुझे खींचते हुए बाहर लेके चले गए वो लोग, फैक्ट्री में सब लोग भाग चुके थे और मैं देख भी नहीं सकता था। मैं बाहर निकला, उन्होंने मुझको पकड़ करके बाहर लाया खींचते हुए। मैं उस वक्त एक पैजामा कुर्ता पहने हुए था और ठंड का समय था तो एक वुलन जैकेट पहने हुए था और उसी में मुझको लेके चले आया। बाथरूम स्लीपर मेरे पैरों में थी, खींचते हुए ले आया। मुझे बस गन्स साउंड सुनने में आ रहा था कि गोलियाँ चल रही हैं, गोलियाँ चल रही हैं। और मैं बाहर निकला, बाहर निकल के वो एक पुलिया थी उधर से लेकर के वो खेतों में जम कर गए। और इस भागा दौड़ी में जब हुआ तो मेरे पैर से एक चप्पल मेरी निकल गई थी और एक ही चप्पल मेरे पैर में बची थी। जब मैं आगे गया तो मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने दूसरी चप्पल भी छोड़ दी क्योंकि एक चप्पल से चलना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने मुझको खींचा और उस वक्त मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कौन लोग हैं। बट उस वक्त मैंने सरेंडर कर दिया था क्योंकि एक दिमाग में मेरे ये भी उस वक्त चीज़ आई थी कि अगर अब मैंने कुछ किया तो ये गोलियां चल रही, मेरे लोग मरेंगे। सी, दिमाग काम कर रहा था मेरा, बदहवासी थी, लेकिन मैं पूरी अलर्ट होकर के अब सोचने लगा था कि अब क्या है। वो आगे लेके गया पुलिया में, चूँकि रात 8 बजे का ही समय था और खेतों में तब भी लोग काम करके लौट रहे होते, तो खेत में जम कर गए। वहाँ से उन्होंने मुझको, छोटे छोटे इंस्टेंसेस हैं बहुत सारे जो मैं शायद अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वहाँ से खींच के लेके गए, खेतों से मेरे पैर नंगे हो चुके थे और खेतों में कंकड़ पत्थर ज़मीन पे मैं चल रहा था उनके साथ में, मुझको घसीटते हुए ले जा रहे थे। फिर उन्होंने थोड़ी दूर जाने के बाद मेरे आंखों में पट्टी बांध दी। पट्टी बांधने के बाद मुझे 4 सर्कल घुमा दिया। घुमाने के बाद में फिर वो मुझे ले गए। मैं समझ गया कि उन्होंने मुझे डायरेक्शन ना मालूम चल पाया कहाँ लेके जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे सर्कल घुमा दिया है। उसके बाद मुझे लेके चलने लगे और काफ़ी देर तक, मतलब वो पूरी रात जो है मैं चला हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ कि मुझे वो लेकर के गए पहली रात में। थोड़े इंस्टेंस बताता हूँ। फर्स्ट नाइट में ही जब मेरा दिमाग काम करने लगा, मैं उनसे बात करने लगा। मैंने उनको पहले तो कंफ्यूज कर दिया मैंने उनको कि
कि मैं उस मालिक के बेटे का बेटा नहीं हूँ, वो गलत आदमी को पकड़ के ले आए हैं। तो मैंने पहले उनको कन्फ्यूज़ किया कि मैं मैनेजर हूँ वहाँ पे, और बहुत से मैंने उनको, और वो लोग कन्फ्यूज़ हो भी गए थे, वो 5-6 लोग थे, वो कन्फ्यूज़ हो भी गए कि वो गलत आदमी को पकड़ के ले आए हैं, क्योंकि मेरे को तब भी समझ नहीं आया था कि मुझे लेकर क्यों आए हैं। क्योंकि वो मुझको बोल रहे थे कि नहीं नहीं, तेरे को लेकर के आए हैं, तेरे को पाकिस्तान ले जाएंगे, आतंकवादी बनाएंगे। और उनके पास AK-47 थे। यहाँ तक कि मैंने उनसे ये कहा कि भाई ये चलती कैसे गन। उस पहली रात में मैं उनके कंधे पे हाथ रख के उनसे बातें कर रहा था। मैं उनको उनसे पूछ रहा था कि तुम्हारी गन कैसे चलती है, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। जैसे मैंने बताया कि मेरे अंदर हीरोगिरी की बहुत क्वालिटी थी मेरे अंदर, अपने आप को हीरो ही समझता था मैं। सो मैं पूरा हीरो की तरह बिहेव कर रहा था कि अगर कोई हीरो होता तो उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करता। सो मैं उनसे बातें भी करने लगा था। मैंने उनसे पूछा कि लाओ मुझे तुम अपने AK-47 दो, कैसे चलाते हैं। तो यूँ जर्नी करते करते, लेकिन फिर जब मैंने उनको यकीन दिलाने की कोशिश की, उसके बाद मेरे दिमाग ये चलने लगा कि ये लोग मुझे लेके जा रहे हैं, ये पता नहीं कब लेके जाएंगे। कल न्यूज़पेपर में सब कुछ आ जाएगा कि ये किडनैपिंग हो गई है और ये फैक्ट्री के मालिक के बेटे को ही पकड़ के लाए हैं। तब इन लोग का जो रवैया मेरे साथ में गलत हो जाएगा। तो फिर एंड ऑफ द डे, मतलब रात को जब सुबह होने लगी, तो फिर मैंने उनको बता दिया कि हाँ मैं ही हूँ, ताकि कल को उनको मालूम ही चलने वाला था। सो पहली रात हम लोग चले, फिर एक जगह पे हम लोग को रुकना पड़ा। रुकना इन द सेंस कि उन लोगों का जो एक नेटवर्किंग था वो ये था कि एक जगह से निकलते थे, सो उस जगह के ही लोग जो हैं उनको हेल्प करते थे। और सारे सरदार लोग होते थे जो उनके खेतों में झाले बना के रहते हैं। सो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि आज पहली रात है, अगर हम रात भर में चले होंगे तो 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चले होंगे। और उसके बाद वो जैसे मुझसे बोल रहे थे मुझे पाकिस्तान ले जाएंगे, तो मैं बहुत क्लूलेस था कि आखिर वो मुझे मेरे साथ चाहते क्या हैं, मुझको कहाँ ले जाना चाहते हैं। और बीच में यही बात आती थी कि चूँकि हम लोग जो ख़ानदान से थे, तो हम लोग के दुश्मन ही बहुत थे। हमको लगता था कि मेरे दिमाग में था कि कोई पापा का दुश्मन हो, या किसी वर्कर को मैंने मार दिया हो उसके लोग हों, या किसी ने जानबूझ के बदला लेने के लिए ऐसा किया हुआ। ऐसे मेरे दिमाग में सब चीज़ें आ रही थी। और तो जो पहली रात हम गए वहाँ पे, बहुत लंबी स्टोरी है। मैंने उसी रात को भागने, मतलब अर्ली मॉर्निंग मैंने भागने की कोशिश की। वो भागने के एफर्ट्स अगेन मेरा फेल हो गया। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी कि कैसे मैंने प्लान किया, बट बहुत साइकोलॉजिकल मैंने उनको स्टडी करके प्लान किया था कि अगर मैं भागूँ भी तो मेरी मौत ना हो, क्योंकि दे वर वेरी डेंजरस। पूरे जो उनके जो जैकेट्स थी उसमें हैंड ग्रेनेड्स और बुलेट्स और AK-47 सब कुछ था उनके साथ में। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, अगर मैं उसको बताने लगूँ बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। सो मैं भागने की कोशिश की, पकड़ा गया। उसके बाद उन्होंने मुझको बहुत मारा। मारने के बाद भी मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था। मैं अंदर अंदर ये कह रहा था कि मैं तो, देख लेना मुझे मौका मिलेगा तो मैं भागूंगा और मैं तुम लोगों की ऐसी तैसी करूंगा। दैट्स वाज माय एंगर। एनीवेज, तो ये मेरी जर्नी जो है 4 रातों तक चली। हर रात को, पूरी रात को ये मुझको चलाते थे पैदल। और उसके बाद में बीच बीच में कभी ट्रैक्टर मिल जाता है, ट्रैक्टर में बिठा करके जर्नी होती, तो पूरी 4 रातें जर्नी करते रहे। पहली रात जो मैंने बताया, मेरे हाथ पैर में चप्पल नहीं थी, तो मेरे पैरों की हालत ये हो गई थी कि मैं सिर्फ टच करता था अपने पैर को, सिर्फ जस्ट टच, और पेन होता था मुझे। और वो पेन होने के बावजूद मैंने पहली रात को अर्ली मॉर्निंग जब रात खत्म हुई, मैंने भागने की कोशिश की है। उसके बाद भी हिम्मत करके दूसरे दिन उन्होंने मुझे एक चप्पल ला के दी मुझे किसी की, कि वो ये चप्पल पहन लो। मैं वो चप्पल पहनता था। और तो 4 रातों के बाद में फिर एक जगह पे मुझे एक पड़ाव हो गया। वो पड़ाव भी 2 बार चेंज हुआ। सो वहाँ पे भी बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए, लेकिन मैंने एक बार भी उनसे माफ़ी नहीं मांगी। मैंने एक बार भी मैं उनके पास रोया नहीं। मैंने एक बार भी गिड़गिड़ाया नहीं कि मुझे घर जाना है। यहाँ तक कि जब दूसरे दिन उन्होंने मुझको बोला कि, तब उन्होंने बताया कि हमने रैंसम के लिए तुमको उठाया है, तुम्हारे बाप से हमको पैसा चाहिए। यहाँ तक कि बहुत इंटरेस्टिंग बात, मैंने उनको यही बोला, हमने कहा कि यार तुमको पैसा चाहिए था, सो हम लोग की फैक्ट्री तो बहुत अच्छी चल नहीं रही है, हमारे बाजू में बहुत सारी फैक्ट्रीज है जो बहुत पैसे वाले लोग हैं। मैंने ये भी कहा कि तुमको उनको उठाना चाहिए था, तुमको वहाँ से अच्छे पैसे मिलते। एनीवे, जब मुझे उनका मोटिव क्लियर होगा तो उन्होंने मुझको लिखा कि तुमने बाप को, अपने फादर को चिट्ठी लिखो, उसमें लिखो कि मैं तकलीफ में हूँ, और जो भी ये मांगते हैं पैसा, वो पैसा उनको दे दिया जाए। मैंने उनको क्लियर बोला, मैंने कहा जो तुम चाहते हो मैं वो चिट्ठी मैं नहीं लिखूंगा, मैं चिट्ठी वही लिखूंगा जो मुझे लिखनी है। मैंने वो चिट्ठी लिखी अपने मम्मी पापा को। मैंने लिखा, आदरणीय मम्मी पापा, मैं यहाँ अच्छे से हूँ, मेरी चिंता मत करना, मैं जल्द ही घर वापस आऊँगा। मैंने सिर्फ ये 4 लाइनें लिखी थी।
उसके बाद उन्होंने वो समझ गए कि ये आदमी जो है, क्योंकि उससे पहले मैं अटेम्प्ट कर चुका था भागने का, तो दे वर वेरी अलर्ट। वो मेरे को ऑब्जर्व करते रहते हैं, वो बहुत साइकोलॉजिकल मुझको ऑब्जर्व करते रहते थे कि ये आदमी ने ऐसे हिम्मत की है तो आगे कुछ भी कर सकता है। तो वो मुझको एक तो रस्सी से बांध के रखते थे हमेशा। मेरे हाथ में रस्सी रहती थी जो एक आदमी पकड़े रहता था, या कहीं मुझे रखते थे तो उस जगह से बांध देते थे कि ये कोई गड़बड़ ना करे। सो वो चिट्ठी उन्होंने जब मेरे घर भेजी तो उसमें उन्होंने मेरी राइटिंग को मिला करके 2 लाइनें और बढ़ा दी थी कि बहुत तकलीफ है, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं ये लोग, और जो मांगे जो कहें वो कर देना। वो चिट्ठी मेरी मम्मी ने संभाल के रखी थी, लेकिन अभी मेरी मम्मी नहीं है और पता नहीं वो चिट्ठी कहाँ है, लेकिन वो मम्मी ने सालों तक वो चिट्ठी संभाल के रखी थी। सो ये घटना चलती रही। उस बीच में मैंने कई बार प्लान किया कि मैं वहाँ से भागूं, लेकिन मैंने उनसे कभी भी मैं न रोया न गिड़गिड़ाया। मेरे अंदर बस एक ये चीज़ थी कि इनकी ऐसी की तैसी, मुझे जाना है, मैं तो घर वापस जाऊंगी, मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। कैसे मुझे नहीं मालूम था। इन बिटवीन मुझे याद है कि एक जगह पर मुझे बांध के रखा था, तो वहाँ पे खपरेल की छत होती है, वहाँ पे मुझे गुप्ती मिल गई थी जो फार्मिंग में लोग यूज़ करते हैं, और मैं उस गुप्ती को लेकर के बस प्लानिंग की। मैं बहुत दुबला पतला था, लेकिन मेरे अंदर बहुत गुस्सा और ये सब भरा हुआ था, और मैंने प्लान भी कर लिया था कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं वो गुप्ती लेकर के इनको मार दूंगा, अटैक कर दूंगा, भागूंगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जाऊंगा किधर। उस वक्त मैं थोड़ा क्लूलेस था। जो उस जर्नी के बीच में भी जब मुझे लेके आते थे तो मैं वो मुझे शॉल से भी कवर कर देते थे, आंख तो खोल दी थी उन्होंने, और वो शॉल से भी मैं झांकने की कोशिश करता था, रोड्स का माइलस्टोन पढ़ने की कोशिश करता था। ट्रैक्टर जाते थे कि आखिर किस तरफ लेके जा रहे हैं। ट्राई टू स्मेल द फैक्ट्रीज बहुत सारी होती थी, मुझे मालूम था किस एरिया में किस फैक्ट्री है, बिकॉज मेरा वो बिजनेस था शुगर फैक्ट्री, उसकी एक अलग स्मेल होती है। तो कोशिश मेरी रहती थी, यहाँ तक कि जब उन्होंने मेरा पैजामा मेरा फट गया था तो उन्होंने मुझे एक पैंट ला के दी थी किसी की, तो मैंने उस पैंट पे भी देखा तो वो कहा कि उसकी स्टिचिंग है, क्योंकि हर पैंट के पीछे वो टेलर का टैग लगा रहता है। सो मुझे एक आइडिया लग गया था कि मैं किस एरिया में हूँ। 4 रातें उन्होंने मुझको चलाया है, लेकिन मुझे मालूम था कि 4 रातें हैं तो कम से कम 100 किलोमीटर की उसमें मैं रेडियस में मैं होऊंगा। कहाँ पे हूँ इसका आइडिया नहीं था, एक आइडिया था कि इस डायरेक्शन में मैं हूँ। सो एनीवेज मैं अपनी तरफ से जो इन्वेस्टिगेटिव चीज़ें होती वो करता रहता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और ये जर्नी चलती रही। वो चले जाते थे दिन। मैंने 22 दिन तक जो है 21 दिन तक मैंने नीला आसमान नहीं देखा। मुझे बंद करके रखते थे। मुझे अगर टॉयलेट जाना होता था तो या तो अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज में जाता था या लेट नाइट जाता था, क्योंकि वो लोग मुझे हमेशा खेतों में रखते थे। खेतों में जो सदारों वो झाले होते थे उसमें मुझे बांध कर रखते थे, और वो कम्युनिटी जो है उनको हेल्प करती थी हमेशा, क्योंकि वो खाल से अपने को बोलते थे, खाल से आए हैं, रात को घुसते थे। और बहुत मोडस ऑपरेंडी है, दैट्स अ बिग स्टोरी कि क्या वो सब मैंने पूरा स्टडी किया कि कैसे कैसे उनकी मोडस ऑपरेंडी, उनका वर्किंग कैसे चलती थी। एनीवेज तो उस बीच में 2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए जहाँ पे मेरा उनसे बहुत आर्ग्यूमेंट भी हुआ, जहाँ पे मैंने उनको उनका बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं बता देता हूँ कि एक दिन वो हमारे भगवानों को गाली देते थे और कुछ भी उल्टा सीधा बोलते थे। तो उन्होंने बोला कि तुम हिंदू लोग जो हो वो असल के होते ही नहीं हो। तुम जब माँ की गोद से पैदा होते हो तो मुंडन करा लेते हो, और मुसलमान लोग खतना करा लेते हैं। हम सदा लोग जो हैं जैसे पैदा हुए हैं माँ की गोद से वैसे ही रहते हैं। सो मैंने उनसे सिर्फ इतना क्वेश्चन किया था। मैंने उसका जो एक आदमी का नाम था कुलवंत सिंह कंता, एक का नाम था जागीर सिंह। कुलवंत सिंह बहुत खतरनाक था, 6 फीट का। जागीर सिंह थोड़ा छोटा सा था। जब मैंने छुड़वाया था अपने आप को, जब मुझे पहले पकड़ा था तो कुलवंत ने जब गन निकाली तो जागीर ने मुझे पकड़ा था, और जागीर से मैंने अपने आप को छुड़ा लिया था। कुलवंत वॉज वेरी डेंजरस। तो मैंने कुलवंत का हाथ पकड़ा। जब उसने ये बात मुझे बोली और मैंने उसका हाथ पकड़ के उसके नाखून दिखाया, उसको बोला कि नाखून तो तुम काटते नहीं होगे ना। एंड उसका चेहरे का रंग बदल गया, एंड मैंने सेंस किया कि मैंने कुछ गलत बात बोल दी है, अब ये मुझे मारेगा। तो मैं समझ गया, मैंने इमीडिएट बात चेंज कर दी, क्योंकि मैंने जो वो बातें बोल रहा था मैंने सीधे उसके ऊपर टारगेट किया और उसको बताया कि जो तुम बोल रहे हो वो गलत है। अगर तुम भी अपनी कोख से माँ के ऐसे ही पैदा हुए हो तो तुमको नाखून नहीं काटने चाहिए थे। सो वो बात उसको चुभ गई थी, एंड उसके चेहरे का रंग बदलते मैंने देखा, लेकिन मैंने फ़ौरन बात चेंज कर दी, और ताकि ऐसा ना हो कि वो मुझे मार दे। उसके अलावा बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे सो वो हमेशा धीरे धीरे क्या है कि वो मुझको कहानी बताते थे कि उन्होंने कितने लोगों को किडनैप किया, कितने लोगों को बोलते तू रोते रहते थे। तो बोलता तू रोता नहीं है, माफ़ी नहीं मांगता है, गिड़गिड़ाता नहीं है, तू कैसा आदमी है, और तू बहुत शातिर है, बहुत शातिर है। मुझको हमेशा बोल तू बहुत शातिर है। कुछ उनको कभी कोई जानकारी चाहिए तो मुझसे पूछते थे कि तू बता, तू तेरे को जानकारी होगी। यानी ये जर्नी चलती रही। 22 दिन बाद उन्हें फादर से मिलते रहे, मुझे किस्से बताते रहे कि तेरा बाप पुलिस ले आया, ये ले आया। ये 21-22 दिन तक
लुका छिपी चलती रही। फाइनली जो है वो एक रात को वो आए मेरे पास में, मुझको बोला कि तेरे जाने का समय आ गया है, चल। वहाँ से मुझको लेके गए और वो भी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि कैसे मैं वहाँ से जब मेरी जर्नी उनका मेरा समय समाप्त हुआ, तब भी मैंने उनको कुछ डायलॉग मारे थे और मैं वहाँ से निकला था। फिर आने के बाद में पापा से बात हुई मेरी, और इस बीच में काफ़ी साइकोलॉजिकल उन्होंने मुझको कैसे ट्रीट किया और मेरा रवैया क्या रहा, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो बताने जाऊंगा तो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। सो दिस इज स्टोरी। 1 जनवरी को मेरा किडनैपिंग हुआ। 22 तारीख की रात को 3 बजे मैं अपने घर पे पहुंचा हूँ। एवरीबडी वॉज क्राइंग और परेशान थे, बट मैं खामोश था, शांत था, और मैंने सबको शांत किया। तो जब मैं शांत था, नॉर्मल था, तो सब लोग धीरे धीरे नॉर्मल होते चले गए। लेकिन हाँ, दूसरे दिन से पुलिस और मिनिस्टर्स और एसपी, कमिश्नर सब आना शुरू हो गया। फिर मेरे से बातें और सब कुछ होता रहा। एनीवे, सो ये स्टोरी थी जिसमें ऐसी घटना हुई। सो आप समझते हैं कि आखिर ऐसा उस वक्त ग्रहों की पोजीशन क्या थी कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई। तो उसके लिए आपको चार्ट समझना पड़ेगा। जो आपका ये चार्ट है, एक तो है ये 1 जनवरी 1993 रात को 8 बजे का है टाइम। ये आप कोई भी बना के अगर पत्ती देखना चाहता है तो 1 जनवरी 1993 को प्लैनेट्स की पोजीशन ये थी। ये मेरा बर्थ चार्ट है। जिस वक्त मेरे किडनैपिंग हुई उस वक्त लगन भी वही था जो मेरा लगन है। इंटरेस्टिंग। सो अगर मैं लगन के बाद अपनी चिट्ठी बताऊं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं बताता हूँ। सारे हॉरोस्कोप पूरा नहीं बताऊंगा मैं, अपना इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। मेरा जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है, मेरा मार्स यहाँ बैठा हुआ है, मेरा सैटर्न यहाँ बैठा हुआ है, और एक प्लैनेट बताता हूँ, सन यहाँ बैठा हुआ है। अभी मैं अपनी ये प्लैनेटरी पोजीशन समझाने की कोशिश करता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो मैं बाकी भी प्लैनेट्स आपको बताऊंगा मेरे कैसे प्लेस्ड हैं। सो मेरा जन्म कर्क लग्न का है। मेरे लगन में सूर्य बैठा हुआ है। तो सूर्य जो है वो आपको राजा बनाता है, वो आपको डेयरिंग बनाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस देता है, आपके अंदर ऑनेस्टी देता है, आपको हार्ड वर्क कराता है। मंगल 12th हाउस को जो होता है उसकी दृष्टि जो है 1, 2, 3, 4 आपके करेज के घर पे पड़ती है। तो मंगल जब आपके इस हाउस, इसका कारक है, इसको देखता है तो आदमी बहुत करेजियस होता है, बहुत डेयरिंग होता है। जुपिटर जो है वो छठे घर का लॉर्ड है। छठा घर आपको मालूम है रोग, रिपू, ऋणी का होता है, और इसका लॉर्ड जाकर के वहां बैठ गया है जो विपरीत राजयोग बना रहा है। विपरीत राजयोग का मतलब यह है कि मेरे ऊपर मुसीबतें तो आएंगी, लेकिन जुपिटर हमको मुसीबतों से बाहर भी निकालेगा। मंगल भी वहां से बैठ करके हमारे छठे घर को देख रहा है। मंगल जो है एमुनिशन, क्राइम, एग्रेशन, वेपन सबको दिखाता है। जुपिटर भी जो है यहाँ से छठे भाव से जुपिटर वहाँ बैठा है। जुपिटर आपको मालूम है जहाँ भी देखता है वहाँ पे चीज़ें एक्सपेंड कर देता है। तो जुपिटर की पोजीशन ये बताती है कि लाइफ में जब भी मैं किसी प्रॉब्लम फंसूंगा तो प्रॉब्लम बड़ी ही होगी, प्रॉब्लम बड़ी ही होगी। सो ये मेरे चार्ट की पोजीशन है। अब जब हम बातें हैं जिस दिन मेरा किडनैपिंग हुआ, तो आप सबसे पहले देखिए कि मेरी दशा चल रही थी जुपिटर की। सो अब जुपिटर जो था छठे घर का लॉर्ड था, रोग, ऋण, रप्पू, तो यानी ये हाउस एक्टिवेट था। बैठ गया था 12वें घर में। 12वां घर क्या होता है? 12वें घर को एक्टिव कर दिया, छठे घर को एक्टिव कर दिया, 9th हाउस को एक्टिव कर दिया। 12वां घर होता है आइसोलेशन का, हॉस्पिटल का, जेल का, फॉरेन का। सो छठा घर ये 12वां घर ही है। उसके बाद अंतर्दशा चल रही थी। अंतर्दशा भी जुपिटर की, तो बहुत स्ट्रांगली जुपिटर के रिजल्ट्स मिल रहे थे। प्रत्यांतर दशा राहु की थी। राहु आपको मालूम है, राहु इज क्राइम, क्रिमिनल, ठीक है। सूक्ष्म दशा जो थी वीनस की थी। वीनस जो है वो मेरी पत्री में 11th हाउस का लॉर्ड है, 4th हाउस का लॉर्ड है। हम ट्रांजिट पे आएंगे तब बात बताएंगे कि इसका रिलेवेंस क्या है। प्राण दशा सैटर्न की थी। सैटर्न मेरे भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, लेकिन सैटर्न की उस वक्त क्या पोजीशन थी, और सैटर्न जो है आपको जानने की जरूरत है, सैटर्न जो है 7वें और 8वें घर का लॉर्ड है मेरे, मतलब ये 7वां घर मारक है, और ये लॉन्जिविटी का हाउस है, डेथ हाउस ही बोलते हैं। 7वें घर का 8वें घर का लॉर्ड कर्क लगन कुंडली में शनि जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि वो मारक हाउस का लॉर्ड है, और ये मारक। हाँ, वीनस जो है वो
बाधक हाउस का लॉर्ड है। कुंडली में आपको अगर मालूम होगा मारक और बाधक की बहुत इंपॉर्टेंस है। कर्क लगन वालों के लिए 11वां हाउस बाधक होता है, खतरनाक होता है, ये मारक है। तो उस वक्त, और गुरु जो है छठे घर का लॉर्ड है और 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो दशा गुरु की जो मुझे जेल योग बना रहा है, दुश्मनों को एक्टिव कर रहा है। राहु क्राइम को दिखाता है। सूक्ष्म दशा वीनस की थी, वीनस जो है बाधक है, और प्रांत दशा में सैटर्न जो है मारक है। तो ये दशाएं जो थी, और जो सैटर्न की जो दशा स्टार्ट हुई थी वो 30 दिसंबर 1992, मतलब 1 जनवरी को मेरी किडनैपिंग हुई है, उसके 2 दिन पहले उसकी दशा स्टार्ट हुई है प्रांत दशा, और 2 जनवरी तक रहने वाली थी वो। अब आते हैं ट्रांजिट चार्ट में। अब आप यहाँ पे देखिए कि मेरी दशाएं जो है वो अच्छी नहीं है, और उस वक्त अब जब भी कभी कोई दशा अच्छी नहीं चलती है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये देखना होता है कि आपका लगन या लगन लॉर्ड पे अफ्लिक्शन है कि नहीं है, क्योंकि दशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा एक टाइम पीरियड के लिए होती हैं। अंतर्दशा जो होती है वो प्लैनेट के हिसाब से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने हो सकती है। प्रत्यंतर दशा 1.5-2 महीने की हो सकती है, सूक्ष्म दशा। लेकिन कोई इवेंट कब होगा, आपकी दशाएं खराब चल रही हैं जो बता रही हैं, आप बीमार पड़ोगे, हॉस्पिटल जाओगे, जेल जाओगे, आपके साथ कुछ होगा, इवेंट तब होगा जब आपका लग्न और लग्न लॉर्ड दोनों अफ्लिक्शन में आ जाएंगे, तब इवेंट हो जाएगा। सो आप देखिए, कर्क लगन कुंडली है, इसका लॉर्ड कौन है? मून। कर्क लगन मतलब मुझको रिप्रेजेंट कर रहा है। 8 बजे कर्क लगन उदित हो रहा था राशि, और वही सेम पोजीशन आ गई थी, तो ये कर्क लगन हो गया। इसका लॉर्ड मून यहां बैठा हुआ है। आप देखिए, राहु की प्लेसमेंट यहां पे थी, राहु की दृष्टि मून पे गई, यानी कि राहु की 5वीं दृष्टि लगन लॉर्ड पे गई, 9वीं दृष्टि लगन पे गई, तो राहु ने लगन लॉर्ड दोनों का फ्लिप कर दिया। शनि यहां बैठा था, शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि चंद्रमा पे गई, लगन लॉर्ड पे, इस पे गई, लगन पे, तो राहु और शनि दोनों ने लगन लॉर्ड दोनों को अफ्लिक्ट कर दिया। अब आते हैं जुपिटर पे। जुपिटर चूंकि छठे घर का मालिक है, तो ये रोग देने वाला है, रिपु दुश्मन देने वाला है। जुपिटर की भी दृष्टि मून पे थी, लेकिन जुपिटर की दृष्टि मून पे थी, लेकिन जुपिटर ही बचाने वाला है, जुपिटर ही ब्लेस कर रहा था। तो इतने हादसे होने के बाद, 2 लोग मरने के बाद में भी मैं वापस मुस्कुराता हुआ घर लौट आया। चैलेंजेस मिले, लेकिन मैं लौट के आया। वीनस जो है बाधक है, जो चौथे घर का लॉर्ड है, 8वें घर में। 8वां घर मुसीबतों का होता है, मिस्ट्री का होता है। बाधक हाउस और चौथा घर आपका होम कंफर्ट का होता है। चौथे घर का लॉर्ड 8th हाउस में ट्रेवल कर रहा था, वीनस दशा चली। देखिए, जिस प्लैनेट की दशा होती है, आपको उन प्लैनेट्स के फल मिलते हैं। आपके कुंडली में कोई भी हो, दशाएं सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, दशाओं के हिसाब से आपको फल मिलना शुरू हो जाता है। सो आप ये देखिए, मंगल जो है नेटल मंगल के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा था। जब नेटल मंगल के ऊपर से मंगल ट्रांजिट कर रहा हो, रेट्रोग्रेड होकर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो मंगल के इफेक्ट्स ज्यादा देता है। मंगल वहां से बैठ करके छठे घर को देख रहा था, तो यानी राहु मंगल दुश्मन के घर, डेयर, मंगल मुझे डेयर भी दे रहा था, लेकिन मंगल मुझ पर अटैक भी करा रहा था। राहु क्राइम करा रहा था। शनि भी जो है इम्प्रिजनमेंट का कारक होता है, शनि इज ऑब्स्टिकल, शनि इज एनिमी, तो एनिमी वाला प्लेनेट मुझको देख रहा है, लगन देखा, तो ये पूरी पोजीशन ऐसी बन गई थी कि वो इवेंट हो गया। अब क्या होता है कि हर आदमी हर वक्त अपनी पत्तियां तो दिखाता नहीं किसी से। सो ये किसी को मालूम नहीं है कि इवेंट कब हो सकता है, क्योंकि अगर रेगुलर आप अपना हॉरोस्कोप स्टडी कराते हो तो आपको मालूम होता है कि, मान लीजिए अगर मुझको किसी ने बताया होता उस वक्त कि तुम्हारी दशा सही नहीं चल रही, ये जब मून, अब मून जो है यहाँ पे आया, तो मून देखिए फास्ट ट्रेवल करता है, सो ये 2 दिन बाद, 2 सवा 2 दिन में चेंज कर देता है। अगर वो इवेंट 2 जनवरी के बाद होता, 1 जनवरी 2 जनवरी निकल जाती, तो मून जो है वहां से यहाँ चला जाता। तो इस पे तो दृष्टि रहती, शनि की दृष्टि यहां भी रहती, राहु की दृष्टि रहती, लेकिन मून से दृष्टि दोनों की हट जाती, गुरु से भी हट जाती। और एक चीज और है, देखिए गुरु और केतु ट्राइंग में है, गुरु की 9वीं दृष्टि केतु पे, केतु की 9वीं 5वीं दृष्टि गुरु पे भी। गुरु जो है वो जीव कारक माना गया है। भृगु नंदी नाड़ी के साथ चलते हैं तो जुपिटर केतु एक मिलान होता है, तब जुपिटर को हम स्वयं मानते हैं, जैसे लग्न से मानते हैं, ऐसे जुपिटर को भी भृगु नंदी नाड़ी में बोलते हैं कि जुपिटर जीव कारक वो आपको रिप्रेजेंट करता है। तो केतु जब जुपिटर से इफेक्ट होता है तो कुछ क्षति होने की आशंका रहती है हमेशा,
कि भाई कुछ आपके साथ हादसा हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, आपके परिवार के साथ हो सकता है। अब शनि की ये पोजीशन देखिए, तीसरा घर किसका, ये जो नवा घर है, तीसरी दृष्टि, ये फादर का भी होता है। शनि की दृष्टि यहाँ पे चौथा घर माँ का भी होता है, मदर, फादर। अब बेटे का किडनैपिंग होगा तो कौन ज्यादा अफेक्टेड होगा, मदर, फादर। सो ये पूरी जो दशा थी, स्थिति थी, ये पूरी मेरे फेवर में नहीं थी, मतलब ये ट्रांजिट की पोजीशन, और दशाएं भी वैसी चल रही थी, तो मेरे साथ हादसा हो गया। अब मेरी पर्सनैलिटी चूंकि बहुत डेयरिंग था, मैं, सन भी बैठा है, मार्स भी बैठा है, जुपिटर यहां से घर को ब्लेस कर रहा है, जुपिटर यहां से यहां पे दृष्टि डाल रहा है, जुपिटर यहां से यहां दृष्टि डाल रहा है, तो जुपिटर की ब्लेसिंग्स भी थी। लेकिन क्या होता है कि जो प्लैनेट्स के जो कारक तत्व हैं वो तो आपको मिलते ही मिलते हैं। जुपिटर की दृष्टियां बहुत शुभ होती हैं, जुपिटर वहां पे बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, और छठे घर का मालिक भी है, मतलब कर्क लग्न कुंडली में गुरु और शनि अच्छे नहीं माने जाते हैं। हालांकि गुरु जो है नौवें घर का ही मालिक है, लेकिन वो बैठ गया 12वें घर में, तो वो अच्छी स्थिति नहीं है। अगर गुरु यहाँ पे केंद्र में बैठ जाता तो अच्छा कह सकते थे हम उसको, लेकिन वहां पे जाके बैठ गया मंगल के साथ में। एक बात और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि कुंडली में जो है योग देखा जाता है पहले। सो अगर मेरी किडनैपिंग हुई है तो उसका योग होना चाहिए। तो अब योग को समझने के लिए आप देखिए कि जो 12th हाउस है, जो जेल का या फॉरेन का इम्प्रिजनमेंट का घर होता है, उसका लॉर्ड होता है मर्करी। मर्करी जो है वो भी मेरे लग्न में बैठा हुआ है, और ये जो शनि जो है, यहाँ मेरा मून जो है, मेरा लग्न लॉर्ड जो है वो यहाँ बैठा हुआ है। तो जब शनि की दृष्टि आपके लगन या लगन लॉर्ड पे आती है तो वो एक जो बंधक योगा जो होता है वो बन जाता है। 12th हाउस का लॉर्ड लग्न में बैठ गया है तो ये बंधक योगा को बताता है। और राहु जो है मेरा वो यहाँ बैठा हुआ है, केतु यहाँ है। सो जो राहु है, आप समझिए जब राहु की दशा चल रही थी तो राहु किधर बैठा है, मंगल के घर में। सो जो राहु की दशा स्टार्ट हुई तो मंगल भी एक्टिव हो गया था। तो जो भी प्लैनेट्स थे वो, उनकी जो भी स्थितियां थी वो कुंडली में सही नहीं थी। तो मंगल भी एक्टिव हो गया था, मंगल स्ट्रांग था और छठे घर से भी दृष्टि डाल रहा था। और जो राहु के बारे में मैंने आपको बताया, राहु सडन इवेंट्स कराता है, राहु इज माया, क्राइम, अचानक इवेंट्स का। और दूसरा जो वीनस यहाँ पे ट्रेवल कर रहा था, वीनस की भी हमारी सूक्ष्म दिशा चल रही थी। 8th हाउस जो होता है सडन इवेंट्स का होता है, अचानक कोई घटना हो जाए, मिस्टीरियस थिंग। सो एक इसका भी बहुत रिलेवेंस है कि जो भी घटना हुई वो एक प्रॉमिस था, दशाएं वैसी हो गई और ट्रांजिट में वैसे आ गया, तो उसकी वजह से घटना हो गई। सो ये पोजीशन थी। मेरा आइडिया सिर्फ बताने का था कि कोई भी इवेंट जब होता है तो ग्रह दशाएं और ट्रांजिट की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा मैं कहना चाह रहा हूँ। और मेरी पर्सनैलिटी, हाँ, तो एक चीज़ और, जिसे हम बोलते हैं, मैं अपनी सारी वीडियो में बताता हूँ कि एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। अगर आपकी एनर्जी अच्छी है ना तो आपको प्लैनेट्स की नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट नहीं करेगी ज़्यादा। 22 दिन मैं उनके साथ रहा, मैंने अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी नहीं आने दी। बहुत से इंसिडेंट से मैं आपको बताऊं, मेरा उनसे इंटरेक्शन जो है, अगर मैं वीडियो बनाने जाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा ऐसा रहा है ना, और मैंने एक दिन भी ना, एक इंसिडेंट और बताता हूं कि लोहड़ी पड़ी थी। अब सरदारों की लोहड़ी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। लोहड़ी का फंक्शन चल रहा था, मैं तो कमरे में कैद था, तो एक आतंकवादी आया मेरे पास में, उसने बोला कि दारू के लिए, यास्मीन पीते हो? तो मैंने कहा हाँ पीता हूँ, मतलब मार लो थोड़ा सा। तो मैंने उसको बोला कि भाई पी तो सकता हूँ मैं, लेकिन प्रॉब्लम तुमको हो जाएगी। तो उसने बोला वो कैसे? मैंने कहा देखो, पीने के बाद तुम्हें मालूम है मैं सिरफिरा आदमी हूँ, तो अगर मैंने पी लिया तो फिर तुम्हें टेम्परामेंट कुछ और हो जाएगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने ऐसे बोला, वो चुपचाप बाहर निकल गया, क्योंकि उनको भी लगता था कि भाई किसी को पकड़ के रखा है, वो आदमी हरकतें करेगा, उनको कुछ एक्शन लेना पड़ जाएगा जो उनके खिलाफ जा सकता था, क्योंकि वो गांव के बीच में ही रहते थे, इसलिए मुझे बाहर निकलने नहीं देते थे। दिन के समय वो लोग ऐसे बिहेव करते थे, मैं रूम में रहता था, वो झरोखे होते थे, ईंट लगी होती थी, उन्हें भी झांक के देखता था बाहर की एक्टिविटी में। वो नॉर्मल लोगों की तरह रहते थे, लोग एक्टिविटी पूरी घर के अंदर चला करती थी और मैं अंदर बंद रहता था।
सो बट शाम अंधेरा जैसे ही होता था, वो लोग रूम में आते थे और फिर वो जो अपनी जैकेट्स और वो गन और निकालते थे, उनका रूप ही बदल जाता था, रुद्र रूप हो जाता था उनका। दिन में एक नॉर्मल लगते थे और रात को आके जैसे ही गन लेते उनका, क्योंकि वो और बोलते थे कि उनकी ट्रेनिंग जो है पाकिस्तान में हुई है और अपने वो खालिस्तानी कमांडो फोर्स जो उन्होंने लेटर हेड घर में भेजा था चिट्ठी लिख करके, तो खालिस्तानी कमांडो फोर्स का लेटर हेड था। और ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये नेशनल न्यूज़ उस वक्त 8:30 पे DD1 पे न्यूज़ आती थी दूरदर्शन पे, उसमें भी कवर हुआ था और चारों तरफ इट वॉज ए वेरी फेमस इंसिडेंट, बिकॉज 2 लोगों की मौत हो गई थी और मेरी किडनैपिंग हो गई थी। सो मुझे लगता है कि आप लोग को इसको मुझे समझाना था एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन क्या है, और आप लोग देखोगे कितना ऐप्ट है ये। तो एस्ट्रोलॉजी पे जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, इट वर्क्स। और ये सिर्फ मैंने जो है कोई भी मैं डिविजनल चार्ट में नहीं गया हूँ, कुछ भी नहीं गया हूँ, सिर्फ ऐसे ही आपको बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट आपको मिल गई होंगी। अगर अच्छा लगता है, मैं और भी कुछ, अभी मेरे पास और भी बहुत कुछ बताने के लिए है अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के और बाकी प्लैनेट्स के बारे में, हाउ इट वर्क्स। सो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और अगर किसी को जानना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर बोलेंगे कि मेरी पूरी स्टोरी, वो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरी बड़ी इच्छा थी कि इसके ऊपर मैं कोई फिल्म बनाऊँ कभी, मुझे कोई फाइनेंसर नहीं मिला। हाँ, इस वक्त मैं मुंबई में हूँ, आई हैव बीन रिलेटेड टू मीडिया इंडस्ट्री, लेकिन मुझे कभी फाइनेंसर नहीं मिला। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी and it has emotions, it has drama, it has humor also that I will tell when आगे कभी स्टोरी बताऊंगा। सो ऑल द इंग्रेडिएंट्स, थ्रिल है। थ्रिल का मैं बताऊं कि जब मैं उनके साथ में रात को चलता था और खेतों में कहीं दूसरी तरफ कोई आदमी दिख जाता था, सो यूजली क्या होता था, वो डक कर जाते थे, छुप जाते थे। और चूंकि 4 रातें मैं उनके साथ चलता, तो धीरे धीरे मेरी भी आदत ऐसी हो गई थी कि मैं कोई कहीं से कुछ आवाज़ सुनता था तो वो छुपते थे, उससे पहले मैं ही छुप जाता था। सो मुझे लगता था अरे आई बिकम द पार्ट ऑफ देम, क्योंकि वो वैसी एक्टिविटी करता था। मतलब जब कोई दूर से खेतों में दिखता था रात के चलते वक्त या कोई, तो मैं अपने सांसें भी रोक लेता था ताकि कोई आवाज़ भी ना हो, कुछ कुछ नॉइज़ भी ना हो चलते फिरते। सो दैट वाज जर्नी, मतलब वो जर्नी में कैसी सोचें हुई, कैसी बातें हुई, वेरी इंटरेस्टिंग। सो लंबा हो गया काफ़ी, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।